उड़ान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी के विकास को लेकर बातचीत करते हैं। उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो विषय है हमारा, वो विषय है एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा हिंदी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में पुष्पा सिंघी जी। पुष्पा सिंघी जी जो उड़ीसा के राष्ट्रीय कवि संगम के महामंत्री हैं, और साथ में हैं विक्रमादित्य सिंह जी जो विश्व हिंदी परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों को उड़ान कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा हिंदी पर। सबसे पहले सभी दर्शकों की ओर से आप दोनों का स्वागत के साथ हमारा पुष्पा सिंघी जी, आपसे मैं जानकारी लेना, हमारा दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया। माँ शारदे को नमन। सबसे पहले मैं आपका व दूरदर्शन की टीम का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। हमारे भारत की शान है हिंदी, या कहें भारत माता की माथे का बिंदी। और आपने जो प्रश्न किया कि राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया है, हमारे देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। और कहीं भी एक प्रांत या जिला से दूसरे प्रांत जिला तक बात जाए, उसके लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। हमारे सबसे ज़्यादा जो हिंदी बोले जाने वाली भाषा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हिंदी को ही चुना गया। और महात्मा गांधी जी तक जो स्वयं गुजराती रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी जो स्वयं बंगाली थे, और विनोबा भावे जी, सभी ने हिंदी को चुना। और ये निश्चित रूप से ये फैसला लिया गया, वो बहुत सही साबित हुआ। आज पूरे देश में हमारे यही हिंदी भाषा है, इसी के माध्यम से सारा कार्य हो रहा है। बहुत सुंदर पुष्पा सिंघी जी, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दिया कि जो हिंदी है वो केवल भारत में ही नहीं, भारत के अलावा कई देशों में बोली जाती है। और दुनिया का तीसरी भाषा जो है वो है हिंदी, जो सबसे अधिक बोली जा रही है। लेकिन विक्रमादित्य जी, आपसे हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या राजभाषा हिंदी भारत को एक सूत्र में बांधने में सक्षम है? नमस्कार। मैं भी माँ शारदे को नमन करते हुए इस पूरी टीम को जो इस सुंदर महफिल सजी है, सबको आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके विषय पे आता हूँ कि जी हाँ, हिंदी, जैसे कि मैडम ने कहा, हमारे देश की माथे की बिंदी, तो हिंदी निस्संदेह भारत को एक सूत्र में जोड़ती है। मैं दो पंक्तियों से आपके बीच अपनी बात का समर्थन करूंगा कि एक सूत्र में राष्ट्र को बांधे वो है हमारी भाषा हिंदी। सभी भाषाएं मोती जैसी धागा बनकर जोड़ते हिंदी। तो इस देश की सारे जो अन्य भाषाएं हैं वो मोती जैसी महत्वपूर्ण हैं, और उन सारे मोतियों को एक धागा में जोड़ने का काम हमारी हिंदी करती है। और इसी प्रकार पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम हमारी हिंदी करती है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं पहला उदाहरण महात्मा गांधी जी का रखूँगा कि जब वो पहली बार अफ्रीका से भारत आए और चंपारण में अपनी प्रथम भाषण हिंदी में दिए, तो उन्होंने जब हिंदी में उनकी भाषण समाप्त हुई तो उस वक्त कुछ राजनेताओं ने विरोध जताया। तब उन्होंने कहा था कि मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारत की भाषा में बोल रहा हूँ। मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारत की भाषा में बोल रहा हूँ। और एक उदाहरण देना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक थे गोवलकर जी। उन्होंने पूरे भारत को लगभग 11 बार परिक्रमा किया, और उन्होंने अपने भाषण में जब मद्रास के एक स्कूल में भाषण दे रहे थे, तब उनसे कुछ लोग बोला कि आप अंग्रेजी में भाषण दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये प्रदेश तमिल का प्रदेश है, यहाँ हम हिंदी में बोले या अंग्रेजी में बोले आपको तमिल में ही समझेंगे, तो हम क्यों नहीं अपनी भाषा में बात करें जो इस देश की भाषा है। और तब उन्होंने हिंदी में बात की। मैं और एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच रखना चाहूँगा। हम एक भविष्य की बात करते हैं या आज की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि हम भारत के 5 व्यक्तियों को चुनते हैं, एक उड़िया भाषी, एक तमिल, एक तेलुगु, एक मलयालम, एक असमिया। ये 5 व्यक्ति भारत के किसी एक प्लेस पर मिलते हैं, समझिए तिरुपति में मिलते हैं, या माता वैष्णो देवी के दरबार में मिलते हैं, या प्रभु जगन्नाथ की धरा पर मिलते हैं। उनकी भाषा क्या होगी?
क्या तमिल बोल के उनके पांचों के बीच बातचीत हो सकती है? क्या उड़िया भाषा बोल के वो पांचों आपस में बातचीत कर सकते हैं? दो ही विकल्प है, या तो वो हिंदी में बात करें या अंग्रेजी में बात करें। तो जब हमारे पास हिंदी का विकल्प है तो हम किसी दूसरे की भाषा उधार क्यों लें? इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पूरे आर्यव्रत को जोड़ने में हिंदी सक्षम है, सशक्त है, और लगभग 60 करोड़ की आबादी हिंदी लिखती है, पढ़ती है, बोलती है। और इसमें अगर हम 30 करोड़ और आबादी को जोड़ दें जो लिखती तो नहीं है पर बोलती और समझती जरूर है, इस प्रकार हमारी 140 करोड़ की आबादी में लगभग 90 करोड़ की आबादी हिंदी का प्रतिनिधित्व करती है। तो निस्संदेह हिंदी इस पूरे आर्यव्रत, इस हिंदुस्तान को जोड़ने वाली भाषा है, सक्षम है। राजभाषा हिंदी जो हमारा है एक सूत्र में जोड़ने के लिए सक्षम है। जो आपने उदाहरण दिया विनोबा भावे जी को, आपको महात्मा गांधी जी को, या अन्य आपने जो महापुरुषों के जो आपने उदाहरण दिया, तो ये इससे लगता है कि हिंदी राजभाषा के रूप में सक्षम है। बहुत सुंदर विक्रमादित्य जी आपने कहा। लेकिन पुष्पा सिंघी जी, ये हमारे दर्शक ये समझते होंगे कि आखिर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है? राजभाषा जो जिसमें राजकीय काम किए जाते हैं, और राष्ट्रभाषा जिसको कहें एक विशेष दर्जा मिला होता है और पूरे राष्ट्र में सर्वमान्य होती है। और इसी कसमकस में काफ़ी बरस भी गुजर गए थे, गुजरते रहे भी है कि राजभाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा एक ही है। दोनों में अंतर क्या होगा? राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर हमारे दर्शक पुष्पा सिंघी जी। राजकीय कामों में जो प्रयोग में आती है वो राजभाषा हुई, और पूरे राष्ट्र में जो स्वीकार्य होती है वो राष्ट्रभाषा मानी जाती है। लेकिन अभी हमारी हिंदी को उतने नहीं मिले हैं बोलने वाले। जैसे कि ब्रिटेन में 98% माना 98% लोग इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल गया। हमारे भारत में अभी संख्या कम है, लेकिन मुहिम चल रही है। तो मैं सोचती हूँ कि बहुत शीघ्र ही ये राष्ट्रभाषा के रूप में माना और ज़्यादा लोग बोलना शुरू कर देंगे, अपनाना शुरू कर देंगे। सरकारी कामकाज हो या दूसरी जगह पे जहाँ कहीं भी जाए, तो उसको अगर हम हिंदी को प्राथमिकता देंगे तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रभाषा के रूप में जानी जाएगी। बहुत सुंदर आपने पुष्पा सिंघी जी हमारे दर्शकों को आपने बताया कि राजभाषा जो राजकीय भाषा हो, जो हर कार्यालयों में जो कार्य करने का जो भाषा है उसको राजभाषा, और राष्ट्र के पूरे जनमानस जो उसको ग्रहण करें, उसको बोले लिखे पढ़ें, उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और बहुत बारीक से अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को आपने समझाया। लेकिन विक्रमादित्य जी, आपसे हमारे दर्शक ये जानकारी लेना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर हिंदी की पोजीशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का स्थिति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति आज बहुत सशक्त है। हम हिंदी आज एक वैश्विक भाषा के रूप में पूरे विश्व में ये फैल चुका है, और मुझे खुशी और गर्व भी महसूस हो रहा है कि हम एक ऐसे भाषा का प्रतिनिधित्व करते भी हैं जिसे आज लगभग 180 देशों में और लगभग 500 केंद्रों पर पढ़ाई जाती है। विश्व के लगभग 180 देश आज हिंदी वहाँ पढ़ाई जाती है, वहाँ अध्ययन कराए जाते हैं, और 180 देशों के लगभग 500 केंद्रों पे आज हिंदी पढ़ाई जाती है। आज विश्व के लगभग 500 कृतियों को हमने हिंदी में अनुवाद करवाया है, और वो हम दूसरे देशों के पुस्तकालयों में वो सुरक्षित हैं। वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो पढ़ते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के पुस्तकें हों, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, या कुछ भी, जिसे यहाँ की कृतियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विख्यात हैं, उन्हें वहाँ के पुस्तकालयों ने ग्रहण किया है। हिंदी के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसे ऑक्सफोर्ड ने ग्रहण किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी जो एक वैश्विक भाषा है, और उसके पीछे रीजन ये है कि आज एक जो हमारी दुनिया है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है।
तो और भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र भी है। तो विश्व में जो दूसरे राष्ट्र हमारे के यहाँ जुड़ना चाहते हैं, इस देश से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी मजबूरी है कि वो हिंदी को ग्रहण करें, क्योंकि इतना बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र पूरे विश्व में नहीं है। और इसी वजह से हिंदी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ रही है। और आज अगर हम आज़ादी से पहले और आज़ादी की बात करें तो हमारे हिंदी की सामग्री का जो वितरण है पूरे विश्व में वो 94% बढ़ गया है। पहले हम जब मोबाइल खरीदे थे तो सबसे पहले हमें सिर्फ इंग्लिश मालूम था कि ये सिर्फ इंग्लिश में काम करती है। आज आप देखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी नए इंटरनेट के माध्यम है, सब में हमारी हिंदी के इनपुट डाले गए हैं। आज आप आसानी से सारे एक सर्वे कहती है कि फेसबुक पे 5 में से 1 व्यक्ति हिंदी में सर्च करता है अपना एप्लीकेशन। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है और इसका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। बहुत सुंदर विक्रमा जी आप हमारे दर्शकों को बताया, जानकारी दिया। मॉरिशस हो, चाहे फिजी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड की बात आपने कहा, हर जगह हिंदी को लेकर आज बहुत कार्य चल रहा है और पहले से होता आ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा हिंदी है वो काफ़ी ही बढ़ोतरी के अच्छी स्थिति पर है, काफ़ी ही डेवलप पोजीशन पर है। लेकिन पुष्पा सिंह जी, आप तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातों की जानकारी दे रही हैं, लेकिन एक बात आता है हमारे दर्शक तो उनका कि हिंदी में क्या रोजगार का संभावना है या नहीं। मान लीजिए कोई हिंदी से PhD कर रहा है, PG कर रहा है या उसको बहुत कुछ, तो क्या हिंदी जो करेंगे उसमें रोजगार की संभावना है या नहीं है? मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल संभावना है, क्योंकि जब विदेशों से लोग आके यहाँ पे हिंदी की शिक्षा लेते हैं, वहाँ तक जब हमारी गूंज है तो यहाँ क्यों नहीं होगी। बस इतना है कि इसे सरकारी स्तर पे और जन जागृति के स्तर पे थोड़ा और हमें बढ़ावा अपेक्षित है। जैसे कि बहुत से बच्चे आज हमारे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि हम भारत से बाहर विदेशों में भी अगर जाएंगे तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे तो हमको बिल्कुल मिलेगा, जॉब मिलेगा या और भी स्कोप मिलेंगे। तो इस विषय में थोड़ी सी जागरूकता मुझे लगता है और ज़रूरी है। और हिंदी में संभावना है, बिल्कुल है, मैं ऐसा मानती हूँ और मेरा विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल हिंदी की बिंदी और चमचमाएगी। आप याद रखिएगा ये बात, हिंदी का बिंदी चमचमाएगी और चमचमा रही है, और ज़्यादा चमचमाएगी, और ज़्यादा चमचमा रही है, क्योंकि आज अनुवाद की बात आता है, ट्रांसलेटर की बात आती है, तो चाहे वो लोकसभा हो या कोई कार्यालय हो, हर जगह हिंदी का एक पद होता है, हिंदी अधिकारी का पद होता है। सरकार भी इसको लेकर, रोजगार को देने के लेकर हिंदी को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदी जो भाषा है वो रोजगार के लिए नवयुवक जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, ऐसा ना समझे कि हिंदी को अगर हम सब्जेक्ट रखेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। हिंदी सब्जेक्ट में भी रोजगार काफ़ी उनका संभावना है और सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे रही है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। लेकिन विक्रमा जी, आपसे हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि भारत में अनेकता में एकता का देश है, उसमें हिंदी जो है वो एकजुट है, कैसे? जी बिल्कुल, भारत विविधताओं का देश है। कहते हैं ये देश बहुधर्मी है, बहुभाषी है। भारत हमारा देश जो है वो बहुत धर्मी है, बहुत भाषी है। यानी मैं 2 पंक्ति में फिर इसको अपने 2 पंक्ति में वर्णन करूंगा कि सारी भाषाएं प्यारी प्यारी, सबकी अपनी अमर कहानी। सारी भाषाएं प्यारी प्यारी, सबकी अपनी अमर कहानी, पर हिंदी की बात निराली, ये भाषाओं की माता रानी। तो विषय यह है कि क्या हिंदी, क्या विषय आपको पता था? भारत में अनेकता में हाँ, एकता, विविधता में एकता। अब भारत जो कि बहुभाषी राष्ट्र है, बहुधर्मी राष्ट्र है, तो आखिर हमें तो कुछ एक ऐसा विषय, एक ऐसा भाषा चुनना होगा जो हम पूरे भारत को मिला के एक कह सकें। हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब हम जाते हैं तो हमें एक भाषा के रूप में किसी को चुनना पड़ेगा, ताकि हम अपनी बात, चाहे भारत के किसी भी कोने के व्यक्ति हों, तो एक दूसरे से समन्वय के लिए आज हमारा सारा जो भाषा, भारतीय भाषाएं हैं, वो देवलिपि में लिखी जाती हैं। उनकी लिपि जो है देवलिपि है। तो वो हमारे क्या सारी भाषाएं एक दूसरे से मिली हुई हैं। हिंदी की भाषाएं तमिल के लाइब्रेरिया में है, उनके शब्दकोश में है। तेलुगु भाषाएं हिंदी के शब्दकोश में है। उड़िया भाषा
हिंदी के शब्दकोश में है। दो भाषाएं ऐसी हैं जो बहुत मिलती हैं भाषाओं से। आप गुजराती और मराठी को देख लें तो आप बिना मराठी जाने भी आप हिंदी जानते हैं तो मराठी पढ़ सकते हैं। तो ये जो भारतीय समन्वय है भाषाओं को लेके, उससे स्पष्ट होता है कि विविधता भरे देश में भी हिंदी जो है वो सबको कहीं ना कहीं नेतृत्व देती है और सबको जोड़ कर रखती है। ये देश सदियों से विविधता को पालन करते हुए एकता के सूत्र को पिरोए हुए है। वाह, बहुत सुंदर आपने विक्रमादित्य जी कहा कि एकता के सूत्र में जो हिंदी है वो पिरोए हुए है और आज एकता अखंडता जो है वो हिंदी बरकरार रखा है, बनाए रखा है। बहुत सुंदर विक्रमा जी। लेकिन पुष्पा सिंह जी हमारे दर्शक आपसे जानकारी कि क्षेत्रीय भाषा की बात विक्रमा जी ने कहा, तो क्षेत्रीय जो भाषा है उससे हिंदी का संबंध कैसा है, क्या है? मेरा कहना है कि बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा का संबंध भी होना चाहिए हिंदी से। बिल्कुल, मैंने कहने का मतलब जैसे यहाँ हम उड़ीसा में रहते हैं तो उड़िया भाषा का भी सम्मान हो, हिंदी का भी हो, और उसके बाद में जो जोड़ने वाली है त्रिभाषा जिसको बोलते हैं, तो अंग्रेजी की बात है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा उसका और हिंदी का दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। और निश्चित रूप से मुझे कभी नहीं लगा यहाँ पे कि हिंदी कोई नहीं समझता है या मैं उड़िया नहीं समझती हूँ। तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी हिंदी अगर दोनों मिलजुल के चले, उसका उदाहरण जैसे मैं दे रही हूँ हमारे राष्ट्रीय कवि संगम में, चूँकि आपने जैसा परिचय दिया महामंत्री हूँ, तो उस समय की बात है जब लॉकडाउन था तो 120 दिन तक हमारा लाइव प्रसारण चला था। तो एक दिन हिंदी कवि, दूसरे दिन उड़िया कवि, इस तरह से 120 दिन तक कंटिन्यू चला। और मुझे कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि हिंदी और उड़िया दोनों में कोई विरोध है या कुछ ऐसा है, क्योंकि हम उड़िया को भी मान देते हैं, हिंदी को भी देते हैं, तो दोनों में समन्वय। मैंने क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी का संबंध बहुत ही गहरा है आपस में, चाहे वो उड़िया भाषा हो, तेलुगु भाषा हो, गुजराती भाषा हो, मराठी भाषा हो, चाहे कोई भाषा हो, देश के हर भाषा से, क्षेत्रीय भाषा से हिंदी का संबंध जो है बहुत ही गहरा है। जो आपने कहा हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बात आपने कहा। लेकिन एक बात और आता है विक्रमा जी कि क्या हिंदी के विकास में जितना होना चाहिए उतना हो पाया, और इसके लिए लोगों का जो आम जनता है उनका योगदान क्या है, आम भारतवासियों का योगदान क्या है? मैं अगर घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए कहूँ तो हिंदी का विकास तो तुरंतर हो रहा है, पर अभी भी उतना हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा सा मलाल है कि मैं चाहता हूँ कि हिंदी जो है हमारे आर्यव्रत की धरा से बढ़ते हुए विश्व धरा पे इस सशक्त माध्यम से स्थापित हो। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी 6 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। मेरी ये अभिलाषा है कि आने वाले कल में हमारा जनमानस इस रूप में हिंदी को अपनाए, ताकि हम इस मानस के जो विचारों को ले जाके वैश्विक स्तर पर रखें और तब जाके हम संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को एक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर दें। हम शुरू में 5 भाषाएं थी, बाद में एक अरबी भाषा उसमें जुड़ी गई हैं। तो अगर हम भारतीय जनमानस के जो विचार हैं, हमको सारी भाषाओं को लेके हिंदी को ऊपर शीर्ष पे रखते हुए, बाकी जैसे मैंने कहा कि मोतियों की माला बनाएंगे, धागा हिंदी को जो रखेंगे, अगर जब इस माला को हम बड़ा करके वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे तो निस्संदेह हिंदी हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा बनेगी। रही बात यहाँ के लोगों की, तो मैं पिछले 15 सालों का अनुभव बताता हूँ। जब मैं पहली बार उड़ीसा में आया तो यहाँ पे बहुत कम लोग हमसे हिंदी में बात करते थे, आइदर उड़िया में बात करते थे या फिर इंग्लिश में बात करते थे। लेकिन ये 15-17 सालों में ऐसा हुआ है कि आज यहाँ के लोग बहुत अच्छे से हिंदी में बात करते हैं। यही स्थितियाँ मैं पूरे भारत में देख रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हिंदी दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में अपनी जगह बना रही है। लोग उसे अपनी भाषा के साथ साथ इसको स्वीकार कर रहे हैं कि यही एक भाषा है जो मुझे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सकती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब वो अपने राज्य से बाहर निकलता है तो वो भारतीय हो जाता है, भारत से बाहर निकलता है तो वो वहाँ पे वो उड़ीसा का नहीं कहलाता है, गुजराती नहीं कहलाता है, मराठी नहीं कहलाता है, बिहारी नहीं कहलाता है, वो सिर्फ कहलाता है हिंदुस्तानी कहलाता है। और हिंदुस्तानी की एक ही भाषा है, वह है हिंदी, जो आपको पूरे विश्व में पहचान दिला सकती है। बहुत सुंदर
क्योंकि बाहर कोई भी जाता है देश से बाहर जी। तो वहाँ भारतीय की बात होता है कि हाँ। आप भारतीय भारतीय हैं, हैं। आपकी भाषा हिंदी हिंदी है है। और हिंदी को लेकर जनमानस भी काफ़ी आतुर हैं और उसको शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हिंदी की बढ़ावा आगे पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बिल्कुल। क्योंकि इस पर सरकार भी विशेष ध्यान दी है, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा के साथ संबंध की बात हो या विश्व स्तर की बात है। बहुत सुंदर बात आपने जानकारी विक्रमादित्य जी हमारे दर्शकों को दिया। लेकिन पुष्पा सिंघी जी, आपसे हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो हिंदी का स्वरूप जो है वो किस प्रकार बदला है, पहले से कितना बदला? एक समय ऐसा था जब लोग अंग्रेजी की तरफ आकर्षित हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो दौर चला गया और इसमें मैं समझती हूँ सोशल मीडिया का भी बहुत योगदान रहा है। अभी भी मान लीजिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रसारित होगा, तो इस तरह से मतलब और आम जनमानस हिंदी बोलने लगा है काफ़ी हद तक, चाहे विज्ञापन हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कुछ और हो, इस माध्यम से भी किसी भी तरह से मान लें हम। आज हमारे प्रधानमंत्री जी है स्वयं हिंदी में शपथ लेते हैं, ये हमारे लिए राष्ट्रपति जी लेते हैं, तो ये हमारे लिए आदर्श व्यक्तित्व है, सामने है। तो हिंदी का स्वरूप बदल रहा है। अब उस नज़र से जो अंग्रेजी मोह बीच में जो था उससे धीरे धीरे मुक्त हो रहा है और हिंदी का उजास चारों तरफ फैल रहा है, क्योंकि सूर्य ने बांटने में तो कोई कमी नहीं की। कसूर कहीं न कहीं हमारा रहा कि हमने खिड़कियां नहीं खोली थी। दरवाजे खुल रहे हैं, खिड़कियां खुल रही है और मुझे हिंदी का भविष्य पूरा उज्जवल नज़र आता है, क्योंकि सब चीज़ में चारों तरफ ये उड़ान कार्यक्रम ही आप देख लीजिए, इसका सशक्त उदाहरण है। ये इसीलिए किया गया है कि हमारी बात दर्शकों तक पहुँचे और चारों तरफ पहुँचे। तो हिंदी का स्वरूप निश्चित रूप से विस्तार हुआ है और बहुत से शब्द भी, हिंदी ऐसी भाषा है जो दूसरी भाषाओं के शब्द भी बहुत अपनाती सुंदर है। पुष्पा सिंघी जी, आप हमारे दर्शकों को बताया कि हिंदी अपना स्वरूप बदल रहा है और आप विक्रमादित्य जी और पुष्पा सिंघी जी उड़ान कार्यक्रम में आप अपने विचारों को जो बताए कि एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा हिंदी कैसे हमारा विकास कर रहा है, इसका महत्व क्या है, इस पर विशेष बातों को जानकारी आपने दिया। पुनः एक बार सभी दर्शकों की ओर से पुष्पा सिंघी जी आपको बहुत बहुत बधाई और विक्रमादित्य जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि पुनः फिर आप नए प्रश्नों के उत्तर पर फिर दर्शकों के लेकर आप आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।